बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही जलसा शायद काम कर गया है और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने जलसे के अंदर हुकूमत से मुतालबा किया था, लगता है अब उसमें हुकूमत की संजीदगी कुछ बेहतर अंदाज से नज़र आ रही है। क्योंकि कल ही मैं राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुन रहा था, उनका एक इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को तो इस नहरों वाले तमाम मामले से कोई मसला है ही नहीं, ये तो सिंध की कौम परस्त जमातें हैं जो एहतजाज कर रही हैं और पीपल्स पार्टी अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए बस एक सख्त मौक़िफ़ अपनाकर सामने आई है, वरना पीपल्स पार्टी तो ऑन बोर्ड है। लेकिन आज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की हिदायत के बाद राना सनाउल्लाह साहब को ये कहा गया है कि आप पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, और पीपल्स पार्टी ने भी इस बात का खैर मकदम किया है, क्योंकि ये मामला मज़ीद बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक, बल्कि सिंध के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जमातों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। कहीं रोड्स को ब्लॉक किया गया है, कहीं ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हो रही है इस एहतजाज की वजह से, और ये मुसलसल काफ़ी महीनों से जारी है। और वकला की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, वहाँ पर किसानों की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। अब अगर ये दोनों जमातें बैठती हैं, उसके बाद तय होता है, क्या तय होगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब अपने इसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम क्योंकि एक स्मार्ट किस्म का इरीगेशन सिस्टम लाएंगे जिससे पानी जो पहले ज़ाया हो जाता था अब ज़ाया नहीं होगा, तो जो वो पानी हम बचाएंगे ज़ाया होने से, हम उसी को जो एक मुतनाज़े नहर सामने आ रही है जिस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है, तो हम उसी जो बचाया हुआ पानी है उसी से इस्तेमाल करके इसको बेहतर बनाएंगे और उन ज़मीनों को जो है आबाद करेंगे जो कि बंजर हैं। इसके साथ साथ बहुत अरसे बाद नवाज शरीफ साहब का नाम भी आया, उन्होंने हिदायत जारी की हैं। नवाज शरीफ साहब जब से इलेक्शन हुआ है वो गायब हैं, वो कहाँ हैं? आज हम अपने पैनलिस्ट से ये सवाल करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नाराज़ नज़र आते हैं। इससे कबल जब वो असम्बली में आए थे 26वीं आईनी तरमीम के वक्त, उसके बाद शायद वो दोबारा असम्बली में नहीं आए, तो तब उन्होंने एक शेर भी सुनाया था और उसमें अपनी नाराज़गी का इजहार उस शेर के ज़रिए भी किया था। अब क्या नवाज शरीफ साहब इसलिए खामोश हैं कि अगर तो शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर वो आएंगे मैदान में और कहेंगे कि मेरी आशीर्वाद थी, या अगर नहीं परफॉर्म कर पाते खुदा न खास्ता और सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती है तो फिर PMLN के पास एक ये एंड मौजूद होगा कि नवाज शरीफ साहब आके कहें कि मैं तो एग्री ही नहीं करता था। क्योंकि हमने जब भी बात की कि PMLN का वोटर या वोट बैंक है तो वो हमेशा कहा गया, और यकीनी तौर पर ऐसा ही है, कि वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है। तो नवाज शरीफ साहब अपने वोटर से इतने दूर क्यों हैं? और उनका कोई बयान भी आता है तो वो किसी न किसी ज़राए से, किसी न किसी सहाफ़ी के थ्रू आता है, और जिस तरह वो पहले जलावतनी के अंदर रहे, लोगों से मुलाकातें करते रहे, इस बार तो पाकिस्तान में रहते हुए या अब इंग्लैंड के अंदर हैं, वो अब मुलाकातें उस तरह नहीं कर रहे। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ नजमुल साहब, पीजे मीर साहब और साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राब्ता हो गया है और जो एक धुआंधार तकरीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से की गई थी, जिसको हमने भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, लगता है कि वो काम आ गई, और जो कुछ धमकियाँ या धमकी आमेज़ लहजे में जो कुछ उन्होंने कहा वो काम आ गया। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को ख्याल करना चाहिए क्योंकि वो हुकूमत की इत्तेहादी है और तमाम आइनी ओहदे उन्होंने रखे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब ये मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है, अब तमाम चीज़ें दोबारा स्मूथ हो जाएंगी? अगर तो आपका ये ख्याल है कि मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, वो बिलावल साहब की धमकी की वजह से मैदान में आए हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा, अगर तो आप ये देखें कि प्रेसिडेंट जो आसिफ जरदारी हैं उनकी खामोशी देखें, नवाज शरीफ साहब को आपने क्या समझा हुआ है यार कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक आके छोटी सी तकरीर करेंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब कहेंगे नहीं नहीं भाई सदे करो, सारा ठीक करो भाई पीपल्स पार्टी ਨੂੰ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसको जानने के लिए ये 2-3 सवालात हैं, ज़रा इनके जवाबात ढूंढिए, क्योंकि आपने ये भी कहा है अपने इंट्रो में कि ये नवाज शरीफ साहब कहाँ गायब हैं और वो अचानक इस वक्त जो आए हैं तो उसकी वजह तस्मिया क्या है। पहला सवाल, जब से ये हुकूमत आई है 8 फरवरी के बाद, और फिर पंजाब में अभी नई एक हुकूमत आई मरीम नवाज़ साहिबा की, ये बताइए, पहला सवाल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद के साथ हैं कि लाहौर के साथ हैं? आपको कुछ थोड़े से इशारे मिलेंगे। दूसरा सवाल,
क्या ये कह देना काफ़ी है कि दोनों इत्तेहादी मिल के कोई हल ढूंढें? ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपसे पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे, किसी से भी पूछे, कहेगा जी मिल के बैठ के बात करें। तीसरा सवाल, क्या आवाम को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने बड़ी दौड़ भज की, हमने देखें पीपल्स पार्टी को मनवा लिया और पीपल्स पार्टी जो है वो मान गई और फिर ये नहरों का मामला जो है, तो क्या ये एक ऐसे मसले का हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिसका कि ऑलरेडी हल मौजूद था, सिर्फ ये है कि कंपनी की मशहूरी के लिए ये पीपल्स पार्टी ने? तो ये 3 सवाल करने के बाद अपना तज्जिया देते हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद मोहतरम नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं मैदान में पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग देने के लिए। नोट कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। उस फेस सेविंग को जब हम उर्दू में या पाकिस्तानी हिसाब किताब में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो वो होता है पतली गली फराहम करना। अच्छा, नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग देने के लिए कि आप इधर की पतली गली से निकल जाएं। अभी शर्जील मेमन साहब आपने देखा कि वो राना सनाउल्लाह से बात करेंगे अभी आने वाले दिनों में, और कुछ रहनुमा दोनों पार्टियों के एक दूसरे से बात करेंगे और कोई ऐसी सूरत निकलेगी जिसमें ये होगा कि पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, 1-2 मामूली दाएं बाएं जो है वो कर लिया, लेकिन ये है कि नहरों का मंसूबा चला। ठीक, अब आपको पता लगेगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्यों तशरीफ़ लेके आए। अच्छा, फिर ये भी याद रहे कि नवाज शरीफ साहब की दोस्ती जो है ना आसिफ अली जरदारी के साथ, या पीपल्स पार्टी की दोस्ती जो मुस्लिम लीग नून के साथ है, बरस हा बरस से है। उसमें जब स्टेज पे खड़े होते हैं हम तो कुछ और बात करते हैं, लेकिन शाम को जब हम जाती उम्रा में मिलते हैं या बिलावल हाउस में कोई मुलाकात होती है तो मंजर ही और होता है। तो दोस्तियां भी, पुरानी दोस्तियां फिर कब काम आएंगी? यही वक्त है जिसमें 2 इत्तेहादी आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके कि भाई आपने ये ऐलान किया है ना कि नहरें बनेंगी, ठीक है, हम एतराज़ करेंगे, आप कहें कि जी नहीं ये आपको करना पड़ेगा, मुलाकातें होंगी, पार्लेज होंगे, निगोशिएशंस होंगी, और आखिर में हम कहेंगे कि अच्छा भाई ठीक है। इसको कहने के बाद इस वक्त की आखिरी बात आपके सवाल के जवाब में, तसल्ली रखें आप भी और आपके देखने वाले लाखों नाजरीन भी, नहरें भी बनेंगी, इत्तेहादी साथ भी रहेंगे, हुकूमत भी चलेगी। आपने क्या करना है? आपने रिलैक्स करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि साथ साथ में ये है कि सियासत की वो जो चक्करबाजियां हैं, जो कलाबाजियां हैं, वो भी साथ साथ चलेंगी। तो ये जिस ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगाया गया, ये ट्रक रुकेगा कहां पर? फिर ये अनकरीब रुकेगा, इसलिए कि जो हकीकत है वो ये है कि ये नहरें बननी तो शुरू हो गई हैं, और वो जो महफूज शहीद कैनाल वो है जिसको कि अब सिर्फ यानी महफूज कैनाल का नाम दिया जा रहा है, उस पे तो बड़ा उसके मसले मसाइल है भी, और खाली पानी का मसला उसमें नहीं है। देखिए, ये कैनाल है ना, उस तरफ का थर है, वहां पे वो इंदिरा गांधी एक कैनाल बनी हुई है जो बरसा बरस से काम कर रही है, स्ट्रेटेजिकली भी इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, इसमें कुछ सिक्योरिटी के मसले मसाइल भी हैं। लिहाजा ये कहना कि जी ये कोई पानी का ही मसला है, पानी का तो है। अब ये कि पीपल्स पार्टी को ये पता है और वो पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है, लेकिन अंदर से सबको पता है कि ये ट्रक की बत्ती पे जो आवाम को लगाया गया, अभी से थोड़ी लगाया गया है, 1947 के बाद से शुरू हो जाइए, मेरे कायद के बाद से शुरू हो जाइए, आपको आएगा कि गा गे गी का चक्कर होगा, ट्रक की बत्ती है और आवाम पीछे लगी हुई है, और फैसले पहले हो चुके होते हैं, चीज़ें पहले तय हो जाती हैं और उसके बाद फीलर दिया जाता है। उसी तरह से जिस तरह से कोई सरकारी नौकरी होती है ना, मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ज़ौक़ को ये नौकरी देनी है, ठीक है, लेकिन फिर कार्रवाई भी करनी पड़ती है, अखबारों में इश्तिहार देने पड़ते हैं, लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ता है, और आखिर में ज़ौक़ को भी पता होता है कि नौकरी उसी को ही मिलनी है। मीर साहब, पहले तो मैं जान लेता हूँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, बड़े ही वो गायब हो गए हैं। अमूमी तौर पर वो मिला भी करते थे सहाफ़ियों से, या कहीं ना कहीं उनका कोई बयान भी आ जाता था। इस बार तो जब वो लंदन गए हैं तो कहीं उन्होंने गुफ्तगू भी नहीं की, कोई उस तरह का बयान भी उनका सामने नहीं आया।
डे बाय डे वो अपने आप को साइडलाइन करते जा रहे हैं। तो क्या उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है? नहीं, रिटायरमेंट कोई नहीं ली। वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके लिए वो जाते हैं। उनके डॉक्टर हैं वहाँ, डॉक्टर तुसी, उनके पास वो इलाज करवा रहे हैं वहाँ। एंड ऑब्वियसली उनके मेडिकल चेकअप्स भी होते हैं। वो ये भागने वालों में से नहीं है, ये तो कंफर्म चीज़ है। अब बात आती है कि इंसान की जो हेल्थ होती है, अल्लाह सबको अच्छी हेल्थ में रखे। वो एक हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू के बाद आई एम श्योर ही विल बी बैक, और आप देखेंगे कि रूटीन एज यूजुअल। बीजेपी साहब, पाकिस्तान में सबसे सीनियर सियासतदान वो हैं, 3 बार के वजीर आजम रह चुके। उनकी खामोशी जो है ना, वो नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ। नहीं जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हेनरी किसिंजर भी बड़ा चुप रहा है। क्या हो गया अमेरिका को? ये बड़े बड़े सियासतदान आते हैं, मैकनमारा है, आपका हिस्ट्री ले लो, किसी के आने से जाने से मुल्क का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना आप। अब बात आती है कि नवाज शरीफ की जब हम बात करते हैं, इन पर्टिकुलर इन्होंने हमेशा गुड कॉप एंड बैड कॉप, नवाज शरीफ हैज़ बीन अ बैड कॉप, गुड कॉप शहबाज शरीफ। अब ये जो चेंज आया है, नाउ नवाज शरीफ इज़ द गुड कॉप, बिल्कुल। और अभी नजम साकिब साहब ने जो बात की है कि वो फेस सेविंग के लिए उनको रखा है, फेस सेविंग मेरा ख्याल है कि ये फेस सेविंग PMLN की भी है। अगर ये बाहर चले जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? फिर ये जो PPP है, ये अपना पार्टनर, अलायंस पार्टनर, इसको भी तो चाहिए ना। गेम तो सारी पावर कॉरिडोर्स में, तो ये किसके साथ जाएंगे? उनकी इससे नहीं बनती, PTI से, और PMLN तो आप कह लो को बिल्कुल ही नहीं बनती। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आई थिंक कि ये जो थ्रेट आई है बिलावल की वजह से, आई डोंट थिंक इसको सीरियसली लेना चाहिए, बट इट कैन बी टेकन सीरियसली, क्योंकि बिलावल, डोंट फॉरगेट, ये जो बात कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं, अपने हारियों की, अपने किसानों की इधर बात कर रहे हैं कि देखो आपका पानी जो है ये खा रहे हैं। आपने हर जगह देख लिया, यही आपके उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी यही बातें कर रहे हैं, फेडरल भी यही बातें कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रेट को भी अपीज़ करना है। अब ये अलग बात है कि अंदर कुछ और हो, लेकिन टीवी के ऊपर, अखबारों के अंदर आपको ये स्टेटमेंट्स चाहिए। अब बात आती है कि यहाँ ये जो नया अलायंस अगर ये बनता है, अगर ये बनता है, जो कि आई डोंट थिंक ये होगा, तो उसके अंदर पाकिस्तान को मुश्किलात आएंगी। ये ना पीपल्स पार्टी को, ना PMLN को। ये दोनों क्लिंग क्यों कर रहे हैं, ये दोनों क्यों पावर में हैं? बिकॉज एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट क्या है? PTI। उसके एक्सीडेंट के साथ, उसकी पॉपुलैरिटी के साथ ये इकट्ठे हो गए। ये तो कभी इकट्ठे हो नहीं सकते। मुझे पता है, कई चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे पता है कि नवाज शरीफ इनको ट्रस्ट नहीं करते, वो इनको ट्रस्ट नहीं करते, एंड दैट्स हाउ इट इज़। ये तो दुआएं दे रहमान मलिक को कि वो अपनी अपनी गेम्स खेल जाता था और दोबारा जहाज रनवे पे आ जाता था। लेकिन द क्वेश्चन इज़, ये जो मिसट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट है, ये बहुत गहरा है। और इसके अंदर मेरा ख्याल है, जो पहले प्री पार्टीशन भी आप कह लो कि नहरों पे बड़ा शोर हो गया था, नहीं बनेगी, अगलों ने लोअर चनाब बना दी, लोअर उसका दूसरी लोअर दीर जो कनाल है, और अपर बारी दुआब वो भी बना दिया। तो अब आपका क्या हाल है? ये नहीं बनाएंगे? ये बिल्कुल बनाएंगे। बात अब आती है जहाँ नेगोशिएशंस होंगी कि ये जो आप 85% पानी जो बिल्कुल सिंध कांट यूज़ बिकॉज इट्स डर्टी वाटर, इट कांट ड्रिंक, और 35% जो है समुंदर के अंदर ये फेंक रहे हैं, जो कि MAF है। ये करके इसको आप क्यों नहीं रिजर्वायर बनाते भाई? रिजर्वायर बना लो। यहाँ डैम पे तो बड़ा वो सेंसिटिव इशू बन जाता है। रिजर्वायर बनाओ, वाटर लेवल ऊंचा होगा, और बुरे दिनों के अंदर ये सिंध के अंदर बनाओगे, सिंध के जो किसान है यूज़ करेंगे, इधर बनाओगे, इधर करेंगे। चिनाब का पानी ये इस तरह छोड़ते हैं जिस तरह पीछे से कुछ सुनामी आया, और आपके यहाँ विलेजेस जो हैं उड़ जाते हैं। अभी तक ये 2 गवर्नमेंट्स आई हैं PMLN की, अभी तक कोई रिजर्वायर बना ही नहीं है। यार इतनी स्लो थिंकिंग। और भाई पंजाब के अंदर तो कर लो, सिंध के साथ तो आपकी अपनी लड़ाई हो रही है, पंजाब के अंदर तो रिजर्वायर्स बना लो। पानी तो आप रोक नहीं सकते, उसकी भी एक लिमिट है, और वो लिमिट करके पानी छोड़ दिया आपने। सो यू सेविंग वाटर। आप डॉक्टर सलमान शाह को कभी लेके आए, वो आपको बताएंगे कि हमने कितना पानी ज़ाया किया है। हम पूरे कैलिफोर्निया को ज़ेर आब ला सकते थे, जितना ये जो पिछले 2 फ्लड्स आए, बट वी डोंट डू एनीथिंग। अच्छा, ये अब ये कमिंग बैक टू दैट थिंग नवाज शरीफ साहब वाली, कि वो इस निज़ाम से नाराज़ हैं, इसलिए वो एक्टिवली वफाक के साथ नज़र नहीं आते। वो हमें स्टार्ट में पंजाब में नज़र आए जहाँ पर उनकी बेटी की हुकूमत है,
तो क्या इसी तरह जब तक ये हुकूमत है, अगले इलेक्शन नहीं होते, वो इसी तरह खामोशी के साथ रहेंगे या कहीं ना कहीं हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे? देखें एक चीज़ और, क्योंकि उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब बात करेंगे, फिर ये केनाल्स वाले मामले पे उनकी खबर आ जाती है, वो बात करेंगे, खबर आ जाती है लेकिन हमें वो उस तरह नज़र नहीं आते। तो क्या इसी तरह खामोशी रहेगी? ये खामोशी जो है ये हमें लगती है खामोशी कहीं नहीं है, काम नीचे से हो रहा है, यानी सारी फैसले वही कर रहे हैं। देखें शहबाज मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ही इज नोबडी विदाउट नवाज शरीफ, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। और ये जो बात है इस वक्त हम कर रहे हैं, नवाज शरीफ इज PMLN, सिंपल एज दैट। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, बाकी आप समझते हैं कोई जो आर्म डिसीजंस होते हैं, यस द प्राइम मिनिस्टर, द करंट प्राइम मिनिस्टर विल टेक। यानी आप समझते हैं 26वें यानी तरमीम का फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ, पीका का फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ, ये सब कुछ नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद ही होता रहा। उसके अलावा आप मुझे बता दें इनकी हिम्मत है करने की? आप देख लें कितना आपको वो मिला है, इसका फॉल बैक कितना मिला है। देखो मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ कि यहाँ नवाज शरीफ की जो सिचुएशन है, आपने कहा कि डिसअपॉइंटेड, इनके आने के मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले आई वॉज विद हिम इन लंदन, तो वहाँ ये मरियम भी थी, अनुशा रहमान भी थे, तो बातें हो रही, तो ही वॉज कॉन्फिडेंट कि दैट ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सो वॉज आई कि इनको बनाएंगे। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं, आई डोंट नो हैंड हुआ है क्या हुआ है, बट नवाज शरीफ वॉज टोटली आउट। सो नेचुरली अगर आपने जो सवाल किया है रिजेंटमेंट का या डिसअपॉइंटमेंट का या नाराज़गी का, तो बिल्कुल वो तो फिर उनके लिए जायज़ है ना जी, बिल्कुल जायज़ है। यानी आपको लगता है कि जो कहा जाता है कि उनके साथ जो कमिटमेंट की गई थी वो नहीं पूरी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो कमिटमेंट, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था और मैंने इनको कहा था, मैं कि यार ये एग्जैक्ट वर्ड्स है मेरे, मैंने कहा जी ये ਤੁਹਾਡਾ फाइनल कर्टन है, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ नहीं मिलना। मैं कहा जी हुण तुसी आके काम करना है और तुसी पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ठीक। आई टोल्ड हिम, ये मरियम वाज सिटिंग देयर एंड यू नो ऑल ऑफ देम, बट द थिंग इज, देखो हमारे ये जितने भी लीडर्स हैं ना, इनकी प्रॉब्लम पता क्या है, इनके इर्द गिर्द जो डोइयाँ और चमचे जो है ना, ये इनको मरवाती हैं। मैं आपको सीधी बड़ी शॉर्ट सिंपल, और नहीं मशवरा नहीं, वो आएंगे बैठेंगे, मियाँ साहब बड़ी ज़बरदस्त शलवार क्यों पाई है, मियाँ साहब एक खुशामद करके ना, तो उसके बाद कान में आएंगे, मियाँ साहब वो मेरा काम में है। तो मैंने कहा इनको कई दफ़ा, मैं कहा जी ये जो चमचे होंगे ना, ना रखा करो नाल, खुदा की कसम। द थिंग इज ये हर एक के साथ होता है, ऐसे ही है, ये हर एक के साथ बिल्कुल ऐसे ही। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने भाई को वज़ीर आज़म आपने बना दिया, अपनी बिटिया को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, इसके बाद आपका क्या रह जाता है यार? और फिर वो जो चीफ मिनिस्टर बनी हैं वो हो सकता है आइंदा वज़ीर आज़म भी बन जाएं। तो ये आप ये जो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हों फलाना, उन्होंने जितनी हरकतें होनी थी, जो कुछ मुतहर्रिक होना था वो तो हो गए, अब तो उनके आराम करने के दिन हैं, और उसमें आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? एक तकलीफ उनको रहेगी और वो अभी भी है, वो ये कि उनकी जो नून है ना, मुस्लिम लीग के साथ नून जो उनकी अपनी पार्टी है, उसका जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट हुआ है। yes. और इसकी उनको बड़ी तकलीफ है। अब इसका क्या हल करेंगे वो, ये सिर्फ वही जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब देखना ये होगा कि जो उनके बगैर जो हुकूमत के अंदर उनकी हैं या उनकी बेटी हैं, वो किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और अहम मामला जिस पर बात करनी है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जाकर ज़र मुबादला कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, मुल्क के लिए पाकिस्तान भेजते हैं, उनके कुछ क्या मसाइल हैं और पाकिस्तानी मईशत को किस तरह वो सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बाहर जाकर कमाना तो इतना आसान नहीं होता, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वहाँ पर जाकर आप मेहनत करते हैं और वो मेहनत करके आप पाकिस्तान पैसा भेज रहे होते हैं। तो उसी तमाम सूरत हाल में वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको वहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जितनी भी फैसिलिटेट किया जा सके वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि वो बआसानी वहाँ पर भी काम कर सकें। क्योंकि वो एक सफ़ीर के तौर पर भी होते हैं, वो पाकिस्तान का इमेज भी बाहर बिल्ड कर रहे होते हैं। और उनके बेसिक मसाइल्स क्या हैं, हम इस सेगमेंट में उस पर बात करते हैं। पीजे मीर साहब,
एक तो ये रिसेंटली हुआ ओवरसीज़ कन्वेंशन, इस पर बात करने से पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं कि बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तानी मईशत के अंदर इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, और ये पाकिस्तान से बाहर ज़र मुबादला कमा के पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन ये वहाँ पर किन मसाइल का शिकार होते हैं, या वहाँ पर कैसी ज़िंदगी वहाँ पर होती है, या पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह इनको सपोर्ट करती है नहीं करती है, क्योंकि वोट का हक़ तो इनके पास नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर पैसा तो ज़रूर भेजें, लेकिन पाकिस्तान में इनको वोट का हक़ नहीं दिया गया, तो वो भी काफ़ी उनकी शिकायत रहती है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत पुराना एक गिला है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो जाके अपना वोट दे सकते हैं, और हम जो हैं, जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानीज़, हम वोट नहीं दे सकते। क्यों? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? फॉरेन रेमिटेंसेस आपको चाहिए, वो हमारा पाकिस्तानी बहन भाई भेज देते हैं यहाँ, आपने सही कहा, और वो भेजते क्यों है? उनकी भी मजबूरी है जी। अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, वो उनकी फैमिलीज़ है यहाँ, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके घर हैं, हर चीज़ है, ये आपको करना चाहिए। लेकिन एक और जो प्रॉब्लम है वहाँ, ये तो आप कह लो का एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। जो रियल प्रॉब्लम है कि जो भी नया हाई कमिश्नर आता है वो अपना कोई नए तोरेबाज होता है। आपका एक तो मैं अभी भी इसको क्रिटिसाइज करता हूँ, एंड कंस्ट्रक्टिवली, आपने बिल्डिंग नंबर 34 आपने बेच दी, पाकिस्तान के एम्बेसी के पास थी, उसको रखते, आपके मिनिस्टर्स आते, जो भी VIPs आते, आप वहाँ उनको रखते, आपने बिल्डिंग बेच दी यार। जिस तरह आज ये रूजवेल्ट की बात कर रहे हैं, एसेट्स को नहीं बेचता। अब बात आती है कि हम ये जो हरकतें करते हैं, आज आप वीज़ा लेने जाएं या पासपोर्ट आई थिंक इट इज़ बैक नाउ, वीज़ा लेने जाएं ईस्ट लंदन में, ओ यार खुदा के लिए आप ईस्ट लंदन में क्यों? आपकी एम्बेसी यहाँ है, आपने आउटसोर्स क्यों किया है? आप इनको तनख्वाहें किस चीज़ के देते हो? आप इनको तनख्वाहें देते हो, पाकिस्तान एम्बेसी के जो लोग हैं, व्हाट आर दे पेड फॉर? ये कई लोग मुझसे इत्तेफाक करते हैं पाकिस्तान में, मैं तो यार 50 साल रहा हूँ, मुझे पता है। वो लोग जो हैं वो खुद तंग आए हुए हैं कि ये आपने क्यों, ये इनको कहें, समझाएं। मैंने वाजिद शमसुल हसन को कई दफ़ा बताया, अकबर सहमद को बताया, हमारे का हाई कमिश्नर थे, कई, और रियाज समी को बताया, कई थे। द थिंग इज़, बातें लिप सर्विस हो जाती हैं, अवाम जो है वो मार खाती है। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन एक ही है कि आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अहमियत दें। अब ये कई लोग जो आए हैं यहाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, हाफ ऑफ देम आई डोंट इवन नो कि व्हाट कैपेसिटी डू दे सर्व। उनमें से चंद हैं हु आई नो एक्चुअली रिप्रेजेंट द कम्युनिटी। बाकी तो कोई भी उठ के आ जाता है जिसके पास टिकट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। भाई देखो, वी नीड टू गेट गुड पीपल आउट देयर। वहाँ आपका विल्सन ग्रीन के अंदर वो एक है हमारे मेयर ऑफ ब्रेंट हैं, तारिक डार। गेट एडवाइस फ्रॉम दिस पीपल, वेदर इट इज़ ब्रैडफोर्ड, लीड्स और ग्लासगो, एनीवेयर। आप उनसे पूछें कि भाई कौन से अच्छे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में जाएं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का केस प्रेजेंट करें। यहाँ आए, खाने खा लिए, चाय पी ली, दैट इज़ नॉट द थिंग। हमें कॉन्क्रीट चाहिए रिज़ल्ट। और एक चीज़ मैं यहाँ शहबाज शरीफ को कंग्रेचुलेट करूँगा, उन्होंने ओवरसीज़ कोर्ट्स बनाए कि इनको ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं इनको स्पीडी जस्टिस मिले। वेरी वेल डन। ये बड़ा मसला है, ये नहीं जी, बहुत है। वहाँ से आते हैं, मेरे पास कई लोग आए हैं, यहाँ उनके कब्जे हो गए हैं, उनकी ज़मीनें चली गई, वो बेचारे मर गए हैं, उनकी बेटियां लड़ रही हैं केसेस। So who's going to fight for them? No one. So I think this is a good start, but at the same time हमें जो overseas आते हैं, we have to give them protection. जिस तरह आप बाकी नहीं आते हमारे foreigners, आप इनको भी वो protection दो। By the time they land at Islamabad airport, दीने तक पहुंचते नहीं है तो लुट जाते हैं। मैं आपको मैं वो बता रहा हूँ कि जो हकीकत है वो लुट जाते हैं। मेरा दोस्त, क्या नाम है इसका, बैरिस्टर सुल्तान, प्रेसिडेंट है आजकल आज़ाद कश्मीर। आई टोल्ड हिम कि यार तू प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, प्रेसिडेंट है, यू शुड पुट योर फुट डाउन। अगर देखो, अगर हम बातें करते रहेंगे ये हो गया वो हो गया, nothing is going to happen. We need action and we need implementation ASAP, ज़ौक़। अदरवाइज बातें करवा लो जो करवानी है। नजमुल साकिब साहब, अब एक तो ये ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ, यहाँ पर ओवरसीज़ को बुलाया गया, उनको एड्रेस किया गया उनके मसाइल के हवाले से भी, और उनको सराहा भी गया जो किरदार पाकिस्तान की मईशत में वो अदा करते हैं। आप ख़ुद पार्ट रहे हैं इस सिस्टम का जिसमें एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, फिर आपका बड़ा करीबी ताल्लुक़ मुख्तलिफ मल्टीपल ममालिक के अंदर रहा पाकिस्तानियों के साथ कि उनके क्या मसाइल हो सकते हैं या कैसे डील किया जा सकता है या कैसे किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बुनियादी तौर पर
हमारे जो ओवरसीज़ है उनको पाकिस्तान में से या पाकिस्तानी हुकूमत से क्या चाहिए कि किस चीज़ में बेहतरी हो जाए? सिर्फ एक चीज़ चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और वो ख़ास तौर पे वो जो कि वहाँ पे लेजिटिमेट लीगल बिज़नेस करते हैं, उनका बिज़नेस बिल्कुल यूँ समझिए कि कानूनी तौर पे ठीक है, या ज़्यादातर आप कहें कि मेजॉरिटी ऑफ द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि जिस मुल्क में वो हैं उस मुल्क में उनकी एम्बेसी उनको इज़्ज़त दे, और पाकिस्तान में जब वो आए तो उनके साथ इज़्ज़त से पेश आया जाए। सिर्फ एक चीज़ है। शिकायत कौन करता है वहाँ से? शिकायत वो करते हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई पैसा पाकिस्तान भेजा ही नहीं है। शिकायत वो करते हैं जो जॉबलेस हैं। शिकायत वो करते हैं जो इलीगली यहाँ से जाते हैं। शिकायत वो करते हैं जो कि सियासी जमातों के साथ वो होते हैं ना, टुनकने, झुंझुने और झुंझुने, वो शिकायत करते हैं। जो पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, जो पैसा भेजते हैं, वो इतने अपने काम में मसरूफ होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, उनको परवाह ही नहीं होती एम्बेसी में कौन सा फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। वो अपने बिजनेस में लगे होते हैं और अपने घर में वो पैसे पहुंचाते हैं। यूनुस ढागा साहब हमारे एक सेक्रेटरी अभी रिटायर हुए हैं जी, वो वाटर एंड पावर में भी थे और वो फाइनेंस में भी रहे। इत्तेफाक से आज उनका फ़ोन आया, उनके बेटे की शादी कराची में, मुबारकबाद दी। मैंने कहा चलो इस बहाने आपसे पूछ ही लें। ये बताइए कि पाकिस्तान से मोहब्बत तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहले भी थी, पाकिस्तान की जो है वो फैमिलीज़ पहले भी थी उनकी इधर, जिनको वो पैसे भिजवाते थे। तो क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है? अब यह है कि मैं वो 4-5 बातें आपको बता रहा हूँ, वो काम की नोट कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि एक फाइनेंस सेक्रेटरी जो है जिसने कि IMF की मीटिंग्स अटेंड की हैं, जिसको सारा पता है ओवरसीज़ का, उन्होंने मुझे क्या बताया कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि असल वजूहात क्या हैं, क्यों ये अचानक रिमिटेंसेस बढ़ गई हैं, ये ज़रा मुबादला अचानक क्यों बढ़ा है। पहली उन्होंने वजह बताई कि पाकिस्तान में बैंक रेट और मार्केट के रेट में फ़र्क कम हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, बैंकों के जरिए भिजवाते हैं। दूसरा, हवाला बिजनेस पर पाबंदियां लग गई हैं, यह दूसरी वजह है। तीसरा, तेल की गिरती हुई कि आपकी ये कीमतें हैं जो यानी आलमी तौर पे, और ये ट्रांजिट तेल वगैरह जो अफगानिस्तान की, इस पे जो पाबंदियां लगी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई रेगुलेटरी पॉलिसी बनाई है, जिसमें से एक ये है कि बैंक अपनी अपनी एक्सचेंज कंपनियां भी खोल सकते हैं। अब उन्होंने बैंकों को इजाज़त दे दी है, फिर वो इंटरेस्ट रेट का हिसाब किताब। तो जो बॉटम लाइन निकली वो ये है कि ठीक है, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो अपनी मोहब्बत में करते हैं, लेकिन उनके ख़ानदान भी वही हैं, सारी मोहब्बतें वहीं पे हैं, और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की कोई मोहब्बत इसमें नहीं है। और ना ही वो पैकेज जो आप देते हैं, जो पैकेज आप दे रहे हैं जिसमें मेडिकल कॉलेजों में ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, उनके बच्चे वहाँ के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो बेहतर जगहों पे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि मकान खरीदना है तो ये कर दें, तो फैसिलिटी ले लें वगैरह वगैरह। वो बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं, उनको पता है किस रास्ते से निकलना है। बॉटम लाइन, एक काम करना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बजाय इसके कि ये पैकेजेस करें। और थोड़े से मुल्कों में जहाँ मैं रहा हूँ, और बहुत सारे ये मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोस्त हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनसे जो पता लगता है वो ये है कि जो काम करने वाले लीगल पाकिस्तानी जो बाहर हैं ओवरसीज़, और उनको पास पैसे का कोई मसला नहीं है, उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि उनको इज्जत चाहिए और उनके वोट को इज्जत चाहिए। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है क्योंकि ये एक बड़ा वसी टॉपिक है, हम इस पर दोबारा भी देंगे, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मईशत को अगर किसी चीज़ ने सहारा दिया है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार था, और ये किरदार इसको जितना भी आसान कर दिया जाएगा उनके मसाइल को, या जो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट है जो वो भेजते हैं, वो उतना ही बेहतर हो जाता है, और उनके लिए भी आसान हो जाता है और पाकिस्तान के लिए भी आसान हो जाता है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है।
खुशी होती है, पाकिस्तान का ब्रांड है, 10वां एडिशन है, पाकिस्तान के ग्राउंड्स आबाद होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम देखते हैं वो पाकिस्तान आकर खेलते हैं, अपने हीरोज़ को देखते हैं वो खेल रहे होते हैं, फिर यंग टैलेंट को देखते हैं वो खेल रहा होता है। तो ये एक जो मिक्सचर होता है, ये देख के मैचेस जो है वो बड़ी खुशी होती है, और ख़ास तौर पर ये डर भी नहीं होता कि कहीं पाकिस्तान ना हार जाए। तो नजमुल साकिब साहब, आपकी टीम टॉप कर रही है इस वक्त टेबल्स पॉइंट पर, 6 पॉइंट, 3 मैचेस, तीनों जी। देखिए, ये तो खुशखबरी है ही ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसने तीनों के तीनों मैच जीते हैं। लेकिन मैं क्रिकेट से ही मुतल्लिक एक आपको और खुशखबरी देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अपने सारे मैचेस जीत के क्वालिफाइंग वुमेन, तो जो आपकी विमेन टीम है ख़वातीन की, उसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। साथ ही ये हमें यानी मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आके फरमाया कि इंडिया में चूँकि ये हो रहा है लिहाजा हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। और उसके लिए वही जो बात जो हमारे यानी वर्ल्ड कप के बारे में फ़ैसला हुआ था कि अगर इंडिया नहीं खेलेगा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। तो पता ये चला कि वो सिर्फ मेंस की बात नहीं थी, वो विमेन की भी बात थी। अच्छा, तो देखते हैं कि आइंदा ये कैसे हालात होंगे। जहाँ तक ये आपकी ये जो टेबल है, पॉइंट टेबल, क्विकली बता देते हैं कि इस्लामाबाद ने तीनों मैच जीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मीर साहब जो है ना, वो उनकी टीम जो है, और कराची ने एक हारा है, यानी लाहौर साथ ही है, एक कोयटा और जलमे ने 2-2 अपने मैचेस हारे हैं। मुल्तान सुल्तान जो है बेचारा, वो रिजवान की सेंचुरी के बावजूद अपने सारे मैच हार चुका है, तीनों। 4 आपको कमेंट्स दूंगा और उसके बाद बात खत्म करता हूं। देखिए, बाबर आजम ने तीनों मैचेस में डबल फिगर तक नहीं पहुंच सका, और वो खिलाड़ी जो ये समझते हैं ना कि इधर हमने परफॉर्म नहीं करना और किसी भी वक्त हम परफॉर्मेंस कर लेंगे, उनमें से अगर बाबर आजम भी है तो ये देखिएगा क्या वो करना चाहते हैं, परफॉर्म नहीं कर सक रहे। दूसरी बात है साहिबजादा फरहान की, उसने एक दफा से फिर से बताया है कि मुझसे आप सिर्फ ओपन करवाइए। तीसरी बात करूंगा अब्दुस समद की, जिसने ये इनिंग खेली है कल परसों, मैं कहता हूं कमाल की। और अगर 7 नंबर पे आपने किसी को पक्का करना है, नंबर 7 पे अपनी कौमी टीम में, तो अब्दुस समद को जरूर चेक करें। और आखिर में मोहम्मद हारिस के बारे में बात करनी है कि ये 8-10 मैचेस तो नहीं आपको जितवाएगा, लेकिन 8-10 मैचेस में 1-2 ये सिर्फ अपने तौर पे ही जितवा देगा। तो इसको आप एज वो चिप रख लें, इसको आप जरूर करें। आखिरी बात, पीएसएल जो है आपको तफरीह फराहम कर रहा है, लेकिन गुजारिश ये है कि ये तो हो गया, इसमें से आप प्लेयर ना चुनिएगा, और उसके लिए आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको कहीं से वापस लेके आएँ। वो हबीब बैंक की टीम, वो वापडा की टीम, उसमें से टैलेंट निकले, वो 5-5 दिन का मैच खेलें, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक तफरीह की बात है, पीएसएल जिंदाबाद। ठीक है पीजे मीर साहब, आपकी टीम लाहौर कलंदर्स नॉट बैड, 3 मैचेस, 2 जीते 1 हारी, दूसरे नंबर पर है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं टेक्निकली आपसे जानना चाहूँगा, 2 टीम्स के ऑनर्स हैं जिनकी जानिब से एक सेम जो है वो तनकीद की गई है या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। एक मुल्तान सुल्तान्स के अली तरीन और एक लाहौर कलंदर्स के जो फ्रेंचाइज ऑनर है उनकी जानिब से उन्होंने कहा कि ये एक रेंटल मॉडल पर चल रही है और लीग में फ्रेंचाइज की ऑनरशिप और हकूक़ पीसीबी के पास है, हम महज निगरान हैं। तो वो इस मॉडल पर एतराज़ कर रहे हैं। आपको उनकी तनकीद लगता है कि जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। ये जब पीएसएल के जो बोर्ड है वो ऐसे कई चेंजेस ले आता है, और वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त लेके आएगा जब जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उनकी कंसेंट से होगा। यहाँ ले लेते हैं, जो मर्जी आप डिसीजन ले लें। मेरी आतिफ से बड़ी इस पर इन डेप्थ बात हुई, अली भी यही बात कर रहे, अली तरीन। सो द थिंग इज़ कि यहाँ हम मुशावरत की नहीं करते, मैंने करना है तो मैंने करना है, ये नहीं करो। देखो उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं, तो जो अगर आपने चेंज करना है, दे कैन नॉट वर्क एज रेंटल्स। ये $multi-billion बिजनेस है, और इस बिजनेस को आप एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म से चलाएं। तो अगर आप उस पर नहीं चलाएंगे, लेट मी टेल यू कि ये फिर नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। और ये बिल्कुल सही बात है। हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले तो लीग क्रिकेट होती थी, क्लब क्रिकेट होती थी, उसके बाद कारदार साहब ने इसको लेके आगे बैंक्स के अंदर। ये मुझे तो समझ नहीं आती, इसने सारी उम्र हमने इकट्ठे क्रिकेट खेली है, इमरान ने ये आके नहीं जी इसको बंद कर दो। मैं कहा यार क्यों बंद करो, वाई? लड़कों की रोजियां लगी हुई हैं, लड़के बैंक्स में काम कर रहे हैं, एंड दे मेड इट इनटू करियर।
हर बैंक के अंदर हमारा लड़का जो है रिटायर होके काम करता रहा है और वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन में पहुंचे हुआ मेहनत कर करके। तो आपने वो बंद कर दिया, विद द रिजल्ट कई लड़के हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद चले जाएं, एक लड़का फर्स्ट क्लास खेलता हुआ गार्ड है यार वहाँ। और मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं सर मेरे पास जॉब ही कोई नहीं। वो अच्छा भला क्रिकेटर, खुदा की कसम उसके पास जॉब नहीं है, हमने लोगों की जड़ मार दी है पकड़ के, हम नहीं कर सकते। उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो फिर वो मेंटली बेहतर होके। एग्जैक्टली आप देखो ना, क्रिकेट का बैट खरीद नहीं सकते आप, क्रिकेट का बॉल खरीद नहीं सकते। ये पिछली गवर्नमेंट जो थी आई थिंक PMLN की थी, बड़ा अच्छा इन्होंने एक निकाला था, हनीफ अब्बासी और जहीर अब्बास ने। इनके पास 80 ग्राउंड थे पंजाब में और इन्होंने डेवलप कर रहे थे ये ग्राउंड्स। रेमियार खान में कई ग्राउंड्स वो शादी के क्या होता है वो शादी के वो जगहें बन गई थी। तो दे वर स्लोली डूइंग दिस एंड आई होप दे कंटिन्यू डूइंग वेडिंग हॉल्स। ठीक है साकिब बशीर साहब, 100 मोटर लेना पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स जो आपकी टीम है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। 3 मैच, 1 जीती है 2 हारी है। कोयटा बड़ी फेवरेट रही है बहुत से PSL के टूर्नामेंट्स के अंदर, बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन इस बार उस तरह फॉर्म में नहीं नजर आ पाई। कोयटा ने 3 मैच हारे हैं ज़ौक। जी वही कह रहे हैं बिल्कुल। वो ज़ौक का भी जो है वो मेरे ख्याल में मैचेस बाकी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दिखाएंगे अपने आप को। मैं 3 बातें ज़ौक करूंगा, 3 चीज़ें जो PSL के हवाले से। एक तो क्राउड का मामला है, कराची में क्राउड नहीं आ रहा। आपने देखा कि वहाँ पे जो अभी रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस थे वहाँ पे तब भी नहीं था क्राउड, अब भी क्राउड नहीं है। और कराची किंग्स जो है वो उसकी और फ्रेंचाइजीज जो है वो भी ज़्यादातर कहती हैं कि कराची में मैचेस रखें। हैरान कौन है, 3-4 करोड़ या 5 करोड़ की आबादी का शहर है और वहाँ पे क्राउड नहीं आ रहा। और रावलपिंडी में तकरीबन 4-5-6 मैचेस हो चुके हैं और हाउस फुल होता है। रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी आबादी भी नहीं है यहाँ पे। अभी रावलपिंडी और कराची में मैचेस हुए हैं। तो एक तो ये जो PSL के हैं जो लोग PCB के भी, उनको ये एक बड़ा चैलेंज है कि कराची में क्राउड जो है वो कैसे लाया जाए। फिर दूसरा जो है वो मैचेस जो है वो बहुत क्लोज नहीं हो रहे, मतलब 1 साइडेड ही। एक मैच मुल्तान कराची का जो मैच हुआ उसमें 200 था तो उसमें वो चेज़ हुआ, लेकिन बाकी यकतरफे ही मैच होते हैं कि अगर एक किसी ने स्कोर बना दिया तो वो जल्दी चेज़ हो गया, कि बहुत क्लोज, जिस तरह IPL में हम देखते हैं कि बहुत क्लोज मैचेस जो है वो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि वो बाबर आजम है, 0 है 2-1 ये स्कोर बना रहे हैं बड़े अरसे से, 2-2.5 साल से बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं हो रही। अगर PSL में भी उनकी परफॉर्मेंस इस तरह होगी तो मेरे ख्याल में उनकी जो मुस्तकबिल है उस पर बड़े सवालात उठ जाएंगे। वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे बहुत तवक्कुआत हैं। अभी भी जब वो आते हैं ग्राउंड में तो जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा बाबर आजम का इंतज़ार कर रहा होता है, वो उनको नारे लगा रहे होते हैं। तो बड़ी जो वो ख्वाहिश है लोगों की कि बाबर आजम परफॉर्म करें, लेकिन नहीं कर पा रहे। ये चीज़ जो है वो बाबर आजम के एंड पे बड़ा जो है वो तशवीशनाक है। आप उनको ऐसा करें, कोयटा ग्लैडिएटर में ले लें, कोयटा ग्लैडिएटर में ले लें उनको और फिर मामला बराबर हो जाएगा। वैसे उन्होंने कराची भी सुना है इसीलिए छोड़ी थी कि वो कहते थे मैंने ओपनर आना है और कराची वाले कहते थे आप वनडन आ जाएं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है साकिब साहब की कि आप ग्राउंड में चले जाएं और उधर जब बाबर आते हैं वो सिंगल भी लें तो क्राउड जिस तरह वहाँ पर उनको चीयर करता है या उनके नारे लगाए जाते हैं, कोई दूसरा बैट्समैन छक्का भी लगा रहा हो तो उस तरह सपोर्ट नहीं किया जाता। तो इस सपोर्ट का उनको ख्याल रखना चाहिए। और उनके वालिद साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा था जब उन पर तनकीद हो रही थी पिछली सीरीज़ में कि मैं इनका कोच हूं और मैं अब इनको दोबारा से ट्रेन करूंगा और आपको PSL में नज़र आएगा, तो वो नज़र नहीं आ रहा। और हम चाहते हैं कि बाबर खेले, क्योंकि एक तो वो उन्होंने पहले परफॉर्म किया हुआ है, दोबारा अपनी फॉर्म में आएंगे, दूसरा हमें बड़ी खुशी होती है जब बाबर खेलते हैं। नजम साकिब साहब आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। पहले ज़रूरी सवाल, आप पीपल्स पार्टी में होते हैं तो रात दिन मुस्लिम लीग नून की बुराइयां करते हैं, फिर यूं होता है कि आप कश्ती बदल के तो आप मुस्लिम लीग नून में आ जाते हैं और अब आप पीपल्स पार्टी की बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं जो कि आपकी पहली पार्टी थी। रात दिन आप बुराइयां करते हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि हमारी सियासत में ज़मीर नाम की कोई चीज़ वाकई है कि नहीं है? आज का गैर ज़रूरी सवाल, ठट्ठा से खबर आई है, ठट्ठा से खबर आई है कि एक हाजिर सर्विस वज़ीर मुमलकत की गाड़ी पर उनकी सिक्योरिटी की मौजूदगी में पथराव हुआ है। मिनिस्टर साहब और उनकी गाड़ी दोनों महफूज हैं, वाक़े की मज़म्मत की जानी चाहिए। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि ये जाने बगैर कि गाड़ी में कौन बैठा है, सिर्फ गाड़ी के ऊपर लगे झंडे को देखकर पथराव का होना,
कहीं आम आवाम जो सिर्फ गाड़ी पर झंडा देख कर जो है वो गुस्से में आ रहे हैं, किसी तरफ इशारा तो नहीं है। राइट, हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।